Hello friends, once again I welcome you on my YouTube channel English with Razveer. Friends, in today's video lecture we are going to cover the age of Chaucer. But before reading the age of Chaucer, we must know about the political and social background of Chaucer's age. अब चौसर एज जो है वो 1340 से स्टार्ट हुई थी और 1400 तक इसकी एज मानी जाती है। लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर आज हम पढ़ेंगे 14th और 15th सेंचुरीज जो हैं उनकी पॉलिटिकल और सोशल बैकग्राउंड को। फ्रेंड्स, जो 14th और 15th सेंचुरी के अंदर मेन इंसिडेंट और इवेंट या पॉलिटिकल अपराइजिंग हुई थी उनके बारे में पढ़ेंगे। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला पॉइंट आता है 100 ईयर्स वॉर। ये जो 100 ईयर वॉर है ये फ्रांस और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था और ये स्टार्ट हुआ था 1337 के अंदर और इसका अंत हो गया था 1453 के अंदर। 100 ईयर्स वॉर है ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि इस वॉर के अंदर ऑलमोस्ट 5 किंग्स का जो टेन्योर था वो शामिल था। और सबसे पहले जो 100 ईयर्स वॉर है वो स्टार्ट किया था एडवर्ड थर्ड ने। एडवर्ड थर्ड है वो किंग बने थे 1327 के अंदर और 1377 तक यानी उनकी डेथ तक वो राजा बने रहे थे। हालांकि 100 ईयर्स वॉर है वो स्टार्ट हुआ था 1337 के अंदर। अब ये समझना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एडवर्ड थर्ड ने फ्रांस के ऊपर अटैक क्यों किया था। इसका रीज़न ये था कि एडवर्ड थर्ड हैं उनकी मदर थी वो फ्रांस की प्रिंसेस थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एडवर्ड थर्ड भी कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये चल रहा था कि फ्रांस भी उन्हीं का ही है। और जैसे ही फ्रांस के किंग की डेथ हुई 1328 के अंदर, उसके बाद से ही एडवर्ड थर्ड ने ये सोचना स्टार्ट कर दिया था कि फ्रांस उन्हीं का ही है। और अल्टीमेटली इन 1337 के अंदर एडवर्ड थर्ड ने फ्रांस के ऊपर अटैक कर दिया था। और इसके टेन्योर के अंदर एक दो बहुत इम्पोर्टेंट अटैक हुए हैं जिनको हम बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद में रिचर्ड सेकंड का नाम आता है। जो रिचर्ड सेकंड है वो 1377 के अंदर किंग बने थे और 1399 तक ये रहे थे। रिचर्ड सेकंड है ये एडवर्ड थर्ड के ग्रैंडसन हैं। एडवर्ड थर्ड हैं इनका जो सन था उसका नाम था एडवर्ड द ब्लैक प्रिंस। हालांकि 1376 के अंदर ही उनकी डेथ हो गई थी और इसी वजह से रिचर्ड सेकंड जो उनके ग्रैंडसन थे उनको किंग बना दिया गया था 1377 के अंदर। इसके बाद में हेनरी फोर्थ किंग बने थे 1399 में और 1413 तक वो रहे थे। उन्होंने भी 100 ईयर्स का जो वॉर था उसको कंटिन्यू रखा था। इसके बाद में हेनरी फिफ्थ थे और हेनरी सिक्स थे जो 1422 में राजा बने थे और 1461 तक रहे थे। इसके बाद में 1470 और 71 में दोबारा से भी बने थे और इनको डिस्प्यूटेड किंग ऑफ फ्रांस के नाम से भी जाना जाता है। अब हम पढ़ते हैं इसकी मेन बैटल्स के बारे में जो 100 ईयर्स वॉर के अंदर हुई थी। फ्रेंड्स, ये जो 100 ईयर्स वॉर है ये 1337 से स्टार्ट हुआ था और 1453 तक जारी रहा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईयर बाय ईयर ये चलता रहा था। बहुत सारे ऐसे साल भी आए थे जिसमें बिल्कुल पीसफुल रहा था, कुछ बहुत ही टर्मोइल टाइप का पीरियड भी आया था। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये जो 100 ईयर्स वॉर है ये इंटरमिटेंटली लगा जारी था, यानी बीच में कभी अटैक हो जाता था कभी रुक जाता था। और इसके जो इम्पोर्टेंट बैटल्स हैं वो हैं बैटल ऑफ क्रेसी जो 1336 के अंदर लड़ी गई थी फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। इसमें जो हीरो बनकर आए थे यानी विजय जिनकी हुई थी वो थे एडवर्ड थर्ड।
और बैटल ऑफ क्रेसी को एडवर्ड थर्ड ने जीत लिया था। इसके बाद जो सेकंड इम्पोर्टेंट बैटल है वो है बैटल ऑफ पोइटियर्स। बैटल ऑफ पोइटियर्स है वो 1356 के अंदर हुई थी और इसके अंदर एडवर्ड थर्ड के जो सन थे ब्लैक प्रिंस द एडवर्ड, वो इस बैटल ऑफ पोइटियर्स के हीरो बनकर आए थे। और एक इम्पोर्टेंट बैटल और है जिसको हम अगिनकॉर्ट के नाम से जानते हैं, बैटल ऑफ अगिनकॉर्ट। ये जो 1415 में हुई थी और इसके अंदर हेनरी फिफ्थ हैं वो एक हीरो के रूप में उभर कर सामने आए थे। इसके बाद में जो दूसरी इम्पोर्टेंट कंडीशन थी वो थी इंग्लैंड के अंदर ब्लैक डेथ का आना। ब्लैक डेथ एक प्लेग थी, यानी प्लेग की बीमारी थी और ये इतनी फैटल डिजीज़ थी कि इस ब्लैक डेथ के अंदर इंग्लैंड की ऑलमोस्ट 1/3 पॉपुलेशन थी वो ख़त्म हो गई थी। और ये ब्लैक डेथ है ये आई थी 1348 के अंदर और 49 तक। हालांकि इसकी शुरुआत वो 1447 के अंदर ही हो गई थी और 50 तक ये चली थी, लेकिन जो इसका मेन पीरियड था वो है 4080 टू 49। अब ब्लैक डेथ का इतना रिवोल्यूशनरी इफेक्ट पड़ा था कि अल्टीमेटली पीजेंट्स रिवोल्ट हो गई थी और वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली ये जो पीजेंट्स की रिवोल्ट है ये डायरेक्टली ब्लैक डेथ से ही रिलेटेड है। हालांकि ब्लैक डेथ है ये 1348 के अंदर हुई थी। ब्लैक डेथ जो प्लेग की बीमारी फैली थी, ब्लैक रेट से फैली थी, इसलिए इसको ब्लैक डेथ भी कहते हैं। और जो पीजेंट्स रिवोल्ट है वो 1381 के अंदर हुई थी। हालांकि काफ़ी गैप था लेकिन इसका डायरेक्टली पीजेंट्स रिवोल्ट के ऊपर इफ़ेक्ट था और उसका इफ़ेक्ट ये था कि ब्लैक डेथ की वजह से इंग्लैंड की ऑलमोस्ट 1/3 पॉपुलेशन ख़त्म हो गई थी। एज ए रिज़ल्ट जो लेबरर थे उनकी कमी आ गई थी। जो बचे हुए लेबरर थे उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे लेने स्टार्ट कर दी थी, यानी उन्होंने अपनी वेजेस जो दिहाड़ी थी, तनख्वाह थी, वो उन्होंने बढ़ा दी थी। और जब उन्होंने तनख्वाह बढ़ाई, जब उन्होंने ये कहा कि हम कम पैसे में काम करने वाले नहीं हैं, और उसका रीज़न भी जायज़ था। उसका रीज़न ये था कि जब 1/3 पॉपुलेशन ख़त्म हो गई है, काम करने वाले कम हो गए हैं, तो उन्होंने ऑटोमेटिकली जब उनको ये लगा कि उनकी डिमांड ज़्यादा होती जा रही है तो उन्होंने अपनी जो वेज थी वो बढ़ा दी थी। और इसका रिज़ल्ट ये आया कि एक चारों तरफ डिसकंटेंटमेंट छा गया था, नाराज़गी, डिससेटिस्फैक्शन छा गया था और कहीं ना कहीं वही डिससेटिस्फैक्शन आगे आके पीजेंट्स रिवोल्ट में तब्दील हो गया था। एक और रिजल्ट ये भी हो सकता है कि 1380 के अंदर जो पोल टैक्स लगा दिया गया था, जो हर एवरी जो एडल्ट था उसके ऊपर ये लागू होता था, पोल टैक्स जो रिचर्ड सेकंड ने लगाया था। ये 1380 में था। यानी ये दोनों चीज़ें, पीजेंट्स थे जो किसान थे उनका डिससेटिस्फैक्शन होना, रिचर्ड सेकंड का ऐसे वक्त में पोल टैक्स का लगाया जाना, ये दोनों रीजन पीजेंट्स रिवोल्ट के लिए काफ़ी थे। इस पीजेंट्स रिवोल्ट जो 1381 के अंदर हुई थी इसी को वो टेलर्स रेबेलियन भी कहते हैं। और उसका रीज़न ये था क्योंकि वो टेलर थे, ये इसको लीड कर रहे थे। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है इस एज का, 14th एंड 15th सेंचुरी का, वो है वॉर ऑफ रोजेस। वॉर ऑफ रोजेस है ये हाउस ऑफ यॉर्क एंड लैंकेस्टर के बीच में लड़ा गया था। हाउस ऑफ यॉर्क एंड लैंकेस्टर के बीच में, इसके जो हाउस ऑफ यॉर्क और लैंकेस्टर हैं इनके एम्बलम थे वाइट रोज़ और रेड रोज़। हाउस ऑफ यॉर्क है वो वाइट रोज़ को रिप्रेजेंट करते थे और लैंकेस्टर है वो रेड रोज़ को रिप्रेजेंट करते थे। क्वेश्चन ये भी आया हुआ है नेट के एग्ज़ाम के अंदर कि हाउस ऑफ यॉर्क है वो उनका जो एम्बलम था वो कैसा था, या लैंकेस्टर है उनका एम्बलम क्या था। तो क्वेश्चन इससे भी बन सकता है, वॉर ऑफ रोजेस से भी बन सकता है। लास्ट क्वेश्चन है वारविक। वारविक एक नोबल था और
इस नोबल को, वारविक नोबल को किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस वक्त नोबल्स थे, उनका इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा था कि वो किंग बनाते भी थे और किंग को उसकी गद्दी से उतरवाते भी थे। और इसलिए वारविक एक बहुत ही पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल नोबल था जो किंग मेकर के नाम से जाना जाता था। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन भी किए हैं जो नेट एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। केवीएस, एनवीएस और एचटेट जैसे एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन इसी एक छोटे से वीडियो लेक्चर में से ही आए हुए हैं। क्वेश्चन आता है कि एज, चौसर की एज है उसको बताइए कितने से कब तक है, जो 1340 से 1400 तक है। और 100 ईयर्स वॉर है, ये किस किस के बीच हुआ था। 100 ईयर्स वॉर है, ये कब चला था और कब ख़त्म हुआ था। इसके अंदर कितने किंग्स ने पार्टिसिपेट किया था। इसकी मेन बैटल्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रेसी की लड़ाई किस के बीच हुई थी और कब हुई थी, कौन हीरो बना था, बैटल ऑफ पोइटियर्स कब हुई थी, बैटल ऑफ एगिनकॉर्ड कब हुई थी, ब्लैक डेथ इंग्लैंड के अंदर कब फैली थी, ब्लैक डेथ के अंदर कितनी जो पॉपुलेशन थी वो ख़त्म हो गई थी, पोल टैक्स किस किंग ने लगाया था, किस देश के ऊपर लगाया था, पीजेंट्स रिवोल्ट है वो कब हुई थी, पीजेंट्स रिवोल्ट के जो लीड कर रहे थे वो उनका नाम क्या था, वो टेलर्स रेबेलियन जिसको हम कह रहे हैं। वॉर ऑफ रोजेज है, ये किन किन हाउसेज के बीच में हुआ था, यॉर्क और लैंकेस्टर के बीच में। उनके एम्बलम भी पूछ लिए जाते हैं, वाइट रोज और रेड रोज है। और लास्ट क्वेश्चन जो वारविक था, एक नोबल जिसको किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर बस इतना ही। रिमेन अपडेटेड ऑफ माय चैनल so that whenever I post any video lecture you can get it, and don't forget to subscribe my channel. Thanks for joining me.